हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं हमारे सीआईबी के एबीएम पेपर का यूनिट 7 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। फ्रेंड्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कुछ भी नहीं है, ये हमारे इकोनॉमी में जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं डिफरेंट सेक्टर में, लाइक रियल सेक्टर, फिनेंशियल सेक्टर, इंटीग्रेशन विद द ग्लोबल इकोनॉमी, तो उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं उसमें वो इस चैप्टर में बताया गया है। चलिए इंट्रोडक्शन देखते हैं। ड्यूरिंग द लास्ट 2 decades, हाउ द रिफॉर्म्स brought about ट्रांसफॉर्मेशन इन डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। पिछले 20 वर्षों में हमारे इकोनॉमी में जो जो ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं, जो जो रिफॉर्म्स हुए हैं डिफरेंट सेक्टर्स में, वो क्या हुए हैं और कैसे हुए हैं, वही हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। तो देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। The share of services in the national income has steadily increased with the corresponding fall in the contribution of agriculture and industry over the year. फिर जैसे हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि जो हमारा सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जो था हमारे जीडीपी में, वो ज़्यादा हो गया है अभी, और इंडस्ट्री सेक्टर और जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है उसका कम है। जैसे मैंने एक पाई चार्ट के थ्रू आपको बताया था कि हमारा सर्विस सेक्टर में 53.66% और हमारा इंडस्ट्री सेक्टर में 31% और एग्रीकल्चर सेक्टर में 16% है। तो वही बात यहाँ पे बोल रहा है। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन ब्रॉट इन हायर डिग्री रियल एज वेल एज फिनेंशियल सेक्टर्स। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो काफ़ी हद तक हुआ है हमारे रियल सेक्टर में। फ्रेंड्स, रियल सेक्टर का मतलब यहाँ पे यही है, सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर, एज वेल एज फिनेंशियल सेक्टर। और फिनेंशियल सेक्टर में भी काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशंस हुए हैं। डोमेस्टिक इकोनॉमी हैज़ बिकम फार मोर इंटीग्रेटेड विथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हमारा जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है इन कंपैरिजन टू वर्ल्ड इकोनॉमी, यहाँ पे काफ़ी बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है। क्या क्या डेवलपमेंट हमें देखने को मिले हैं? ग्रोइंग ट्रेड वॉल्यूम्स, हमारा जो ट्रेड वॉल्यूम्स है वो काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है। फिनेंशियल फ्लो फ्रॉम एंड टू द आउटसाइड वर्ल्ड हैव ऑल्सो बीन स्टेडली ग्रोइंग। हमारा जो फिनेंशियल फ्लो है इंडिया में और इंडिया से बाहर, वो मतलब इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों ही काफ़ी बढ़े हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का जो इफेक्ट है वो हमारे इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या हुआ है। तो उसमें आपके ये 2 ऑप्शन है, ग्रोइंग ट्रेड वॉल्यूम्स, फिनेंशियल फ्लोज फ्रॉम एंड टू आउटसाइड वर्ल्ड। फिर है फ्रेंड्स, द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स दैट अशर्ड इन 1991। हमारा जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स था वो कब स्टार्ट हुआ था? 1991 में शुरू हुआ था। फ्रेंड, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स शुरू होने के मेनली 2 कारण थे। जो हमारे इकोनॉमिक में जो 2 इम्बैलेंस थे उसमें 2 जो थे, जिसमें एक था फिनेंशियल क्राइसिस और दूसरा था एक्सटर्नल पेमेंट क्राइसिस। फ्रेंड, ये भी कई बार क्वेश्चंस में आ चुका है कि हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के जो ट्विन इकोनॉमिक इम्बैलेंस थे वो कौन कौन से थे। तो फिनेंशियल क्राइसिस एंड एक्सटर्नल पेमेंट। अभी फ्रेंड यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के बारे में भी बोला गया है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट का, कि द कंटिन्यूएशन ऑफ रिफॉर्म प्रोसेस एंड इरिवर्सिबिलिटी ऑफ इट्स डायरेक्शन कुड बी एक्सप्लेन विद 3 इंटरलिंक्ड पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स। तो हमारा जो रिफॉर्म प्रोसेस है उसके कनेक्शन में हमारा जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी है वो उसको इंटरलिंक करता है। तो उसमें जो 3 जो है वो मेन है, वो क्या क्या है? फर्स्ट इज द इमर्जेंस ऑफ रीजनल पार्टीज। हमारे जो रीजनल पार्टीज का इमर्जेंस हुआ वो बिगनिंग ऑफ द एरा ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट एट द सेंटर गवर्नमेंट का एक जो फॉर्मेशन हुआ वो। और तीसरा है ग्रोइंग एंड वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेंस ऑफ द नीड ऑफ रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। और रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ का जो हमारा रिक्वायरमेंट है और ये जो वाइड स्प्रेड हुआ, इतनी तेजी से बढ़ा वो। ड्यूरिंग द रिफॉर्म पीरियड सम स्टेट्स हैव परफॉर्म्ड वेल वाइल अदर हैव बीन लैगिंग। फ्रेंड, जो स्टेट्स थे वो सारे स्टेट्स तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में अच्छा परफॉर्म नहीं किए। कुछ जो थे वो उनका परफॉर्मेंस कम रहा और कुछ थे उनका परफॉर्मेंस जो है काफ़ी अच्छा रहा। ये इसलिए हो सका क्योंकि इफ दिस हैज़ बीन द इफेक्ट ऑफ पॉलिसी इन्वायरमेंट एंड द क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस एट दैट स्टेट लेवल। तो जो क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस और वहाँ की पॉलिसी इन्वायरमेंट जो थी वो स्टेट लेवल पे काफ़ी अच्छी थी, इसीलिए उस स्टेट के जो पॉलिसीज़ थे वो मार्केट फेवर थे और they provide hassle-free investment environment to entrepreneurs have reaped more benefit to economic reforms.
तो ये स्टेट में वहाँ की इकोनॉमी अच्छी क्यों ग्रो की, इस वजह से क्योंकि उनका जो पॉलिसीज था वो मार्केट ओरिएंटेड था और हैसल फ्री इन्वेस्टमेंट का इन्वायरमेंट था एंटरप्रेन्योर्स के लिए, ताकि वो उसमें इजीली इन्वेस्ट कर सकते थे। तो इसी वजह से वहाँ की जो इकोनॉमी थी वो जल्दी रिफॉर्म हुई। अभी नेक्स्ट पॉइंट हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आते हैं कि हमारा इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन रियल सेक्टर में कैसे हुआ। तो पहले हम लोग देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है रियल सेक्टर का मेन फोकस जो था वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे था। तो उसके लिए क्या क्या फॉर्मेशन रिफॉर्म्स हुए, वहाँ पे जो लाइसेंस रिक्वायरमेंट जो थी उसको हटा दिया गया, पब्लिक इंटरप्राइजेस की नंबर्स बढ़े, प्राइवेट सेक्टर के रोल को इन्हेंस किया गया, MRTP एक्ट जो था उसको हटाया गया, ऑटोमेटिक अप्रूवल रूट दिए गए फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, एलिमिनेशन ऑफ क्वांटिटेटिव इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस, जो इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन पे जो क्वांटिटी की रेस्ट्रिक्शन थी उसको हटाया गया, रिडक्शन इन टैरिफ रेट्स, जो टैरिफ रेट्स थे उनको कम किया गया। एट अ लेटर स्टेज उसके बाद डी रिजर्वेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स, जो बहुत सारे आइटम्स जो थे दैट वेयर अर्लियर मीन टू बी प्रोड्यूस्ड एक्सक्लूसिवली इन द स्मॉल स्केल सेक्टर, जो स्मॉल स्केल सेक्टर के लिए कुछ आइटम थे जो कि रिजर्व रखे गए थे उनको डी रिजर्व किया गया। लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज्ड किया गया। इंडस्ट्री रिस्पॉन्डेंट टू रिफॉर्म्स बाय अंडरटेकिंग मैसिव रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ इट्स ऑपरेशन बाय अपग्रेडिंग देयर टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री भी जो है वो भी रिस्पॉन्ड करने लगी। कैसे रिस्पॉन्ड की कि उन्होंने अपना ऑपरेशन जो है उसको रिस्ट्रक्चर किया, अपने टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया, ज़्यादा स्केल ऑफ प्रोडक्शन को उन्होंने बढ़ाया, मर्जर एंड एक्विजिशन को रिस्टोर किया गया बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द कंट्री, रीफोकसिंग देयर एक्टिविटीज टू द कोर कॉम्पिटेंसी, उनके जो कोर कॉम्पिटेंसी थे वहाँ पे उनके एक्टिविटी को रीफोकस किया गया। तो ये सब करने से क्या हुआ फ्रेंड, हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था उसमें काफ़ी रिफॉर्म्स हुए, काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशंस हुए। तो इससे क्या क्या हमारा इफेक्ट हुआ फ्रेंड, सिनर्जीज प्रोवाइडेड बाय द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, लिबरलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर विद एंट्री ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन एरियाज हिथरटू रेस्ट्रिक्टेड टू पब्लिक सेक्टर एंड पॉलिसी इनिशिएटिव्स विद रिगार्ड टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लेड टू सर्ज इन ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर। तो इससे क्या क्या हुआ फ्रेंड्स कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था वो काफ़ी आगे बढ़ा, हमारे फिनेंशियल सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर को भी बढ़ावा मिला, जब जो कि वहाँ पे सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही काम कर सकते थे, अब प्राइवेट सेक्टर को भी काम करने का मौका मिला। पॉलिसी जो बनाए गए वो काफ़ी इनिशिएटिव्स थे, इनिशिएटिव लेकर पॉलिसी बनाए गए, और इससे क्या हुआ, हमारा जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसका भी हमारे सर्विस सेक्टर में काफ़ी ग्रो हुआ। आइए देखते हैं कैसे इसका ग्रो हुआ। द बूम इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इनेबल्ड सर्विसेज। फ्रेंड्स ये IT और ITES का फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। IT इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ITES इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इनेबल्ड सर्विसेज। तो ये दोनों जो थे ये काफ़ी डेवलप हुए और इंडिया जो है एक ग्लोबल हब की तरह इमर्ज होकर आया BPO और KPO सर्विसेज इन द वर्ल्ड। तो पूरे वर्ल्ड में BPO और KPO सर्विसेज के लिए इंडिया जो है एक ग्लोबल हब की तरह सामने आया। IT and ITES sectors contribution to the country's GDP has been steadily increasing। IT और ITES सेक्टर की जो कंट्रीब्यूशन थी वो कंट्री GDP में वो कंटिन्यूसली जो है वो इंक्रीज हो रही है। अभी फ्रेंड्स नेक्स्ट जो है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर। हमने इंडस्ट्री सेक्टर देख लिया, हमने सर्विस सेक्टर देख लिया, अभी हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, चूँकि हमारे जब दो सेक्टर जो है वो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, तो एग्रीकल्चर सेक्टर भी इससे पीछे नहीं रह सकता है। तो देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म्स के लिए क्या क्या काम किए गए। ए सीरीज ऑफ पॉलिसी इनिशिएटिव ट्रांसफॉर्म दिस सेक्टर एज वेल। कुछ पॉलिसी बनाए गए जिससे कि इस सेक्टर में भी बहुत हद तक चेंजेस आए। वो पॉलिसी क्या क्या थे, फ्री मूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज़, जो हमारे एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ है उनके फ्री मूवमेंट को बढ़ाया गया। APMC एक्ट परमिटिंग फार्मर्स टू बाईपास द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ सेल इन रेगुलेटेड मार्केट। APMC एक्ट जो है वो फार्मर्स को रेगुलेटेड मार्केट में उनके क्रॉप्स को सेल करने का एक जरिया मुहैया कराया गया। उनको काफ़ी सारे उसमें रिलैक्सेशन दिए गए और बहुत सारे जो रेस्ट्रिक्शन जो इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 में थे उसको हटा दिया गया। विथ इंट्रोडक्शन ऑफ फ्यूचर ट्रेडिंग अबाउट मेजर चेंज इन द प्राइसिंग मैकेनिज्म, और फ्यूचर ट्रेडिंग में भी
एग्रीकल्चर को इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि हमारे प्राइसिंग मैकेनिज्म में मेजर चेंजेस लाने में हेल्प किया। ग्रोइंग डिमांड फॉर मिल्क, पोल्ट्री product and horticulture products has induced substantial diversification towards allied activity which now account for nearly 3/5 of total primary sector output। फ्रेंड, हमारा जो पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स, मिल्क, ये सब भी जो हैं ये भी एलाइड एक्टिविटी में आते हैं और एग्रीकल्चर में क्लासिफाइड होते हैं। तो इन सब में भी काफ़ी हमें जो है वो चेंजेस देखने को मिला और बहुत ग्रोथ देखने को मिला, जो कि नियरली 3/5 ऑफ टोटल प्राइमरी सेक्टर आउटपुट का ये पार्ट होता है। फिर नेक्स्ट अब हमारा है फिनेंशियल सेक्टर। फिनेंशियल सेक्टर में जो रिफॉर्म्स आए वो मेनली जो थे वो 3 कमिटी जो थे उसके रिकमेंडेशन पे आए, जिसमें कि पहला कमिटी है नरसिम्हन कमिटी रिपोर्ट ऑन फिनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स 1992 और दूसरा है नरसिम्हन कमिटी रिपोर्ट ऑन बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स 1998। फ्रेंड, यहाँ एक फिनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स है, एक बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स है। ये 1992 है और बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स 1998 है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। और तीसरा है एसएच खान रिपोर्ट ऑफ द वर्किंग ग्रुप। तो ये 3 लोगों के रिकमेंडेशन पे ही जो भी फिनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म्स हुए इनके रिकमेंडेशन पे हुए। Sharp pickup in services sector growth, it helped the manufacturing sector to progress from a high cost to internationally competitive segment। तो इससे क्या हुआ कि फिनेंशियल सेक्टर में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुए ये हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के प्रोग्रेस में काफ़ी हेल्प मिला इससे, और इंटरनेशनल मार्केट में भी हमारा जो है कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया। It was a clear recognition of the role of market forces in price discovery process। फ्रेंड्स, मार्केट फोर्सेस इन प्राइस डिस्कवरी प्रोसेस ये हमने सप्लाई एंड डिमांड में देखा था कि किसी भी चीज़ की जो प्राइस है वो हम लोग मार्केट के जो उसके कंडीशन होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो वही चीज़ यहाँ पे कही गई है कि इट वाज ए क्लियर रिकॉग्निशन ऑफ द रोल ऑफ मार्केट फोर्सेज इन प्राइस डिस्कवरी प्रोसेस। प्रायर टू दिस रिफॉर्म्स, जब ये फिनेंशियल रिफॉर्म्स नहीं थे तब हमारे जो ये मार्केट डिसीजंस होते थे वो कैसे लिए जाते थे। तो फ्रेंड्स, उसमें जो ब्रॉडली जो हमारा बेस था दैट वाज रेगुलेटर्स डिसीजन। जो हमारे रेगुलेटर्स होते थे वही डिसाइड करते थे, और एन एडमिनिस्ट्रेटिव फिएट रेदर देन इट्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। किसी भी प्रोडक्ट के अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को वहाँ पे नहीं लिया जाता था। प्राइसेस कौन डिसाइड करते थे? रेगुलेटर्स करते थे और एडमिनिस्ट्रेटिव फिएट करते थे। फ्रेंड, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जहाँ पे किसी अल्टरनेटिव सोर्स या अल्टरनेटिव कॉस्ट को इग्नोर करते हुए किसी प्रोडक्ट की जो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस होती है उसको डिराइव करने को हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मनी मार्केट। मनी मार्केट भी जो है फिनेंशियल सेक्टर का एक पार्ट है। तो मनी मार्केट में क्या क्या हमारे चेंजेस हुए? मनी मार्केट प्रोवाइडिंग एवेन्यू फॉर द मार्केट प्लेयर्स टू डिप्लॉय और एक्सेस टू शॉर्ट टर्म फंड एंड अ प्लेटफॉर्म टू द मॉनेटरी अथॉरिटी टू मॉड्यूलेट लिक्विडिटी। फ्रेंड्स, मनी मार्केट में जो रिफॉर्म्स आने की वजह से हमारे जो मार्केट प्लेयर्स थे, जो मतलब मार्केट में खरीद बिक्री करते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिला शॉर्ट टर्म फंड एक्सेस करने का, और हमारी जो मॉनेटरी अथॉरिटी थी उसको लिक्विडिटी मॉड्यूलेट करने के लिए भी एक प्लेटफॉर्म मिला। तो इसमें क्या है फ्रेंड्स, बहुत सारे जो हैं हमारे टूल्स हैं। ये जब हम बीएफएम का हमारा मॉड्यूल सी का यूनिट 8 करेंगे तो उसमें यूनिट 18 में ये सारे डिटेल्स हमें देखने को मिलेंगे। अभी हम यहाँ पे सिर्फ इसके नाम देख लेते हैं कि ये मनी मेकिंग टूल्स क्या क्या है। ये हैं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, इनको कहते हैं, जैसे कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, इंटर बैंक लेंडिंग, स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग, और कुछ रूपी डेरिवेटिव्स भी हैं जैसे इंटरेस्ट रेट स्वैप, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, CBLO। तो ये सब हम लोग फ्रेंड्स उस चैप्टर में डिटेल में देखेंगे। ये सब मनी मार्केट टूल्स हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट। मनी मार्केट हमने देख लिया, अब हम देखते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट। ये भी फिनेंशियल सेक्टर का एक पार्ट है। तो जब रिफॉर्म्स नहीं हुए थे फ्रेंड्स, तब हमारे जो गवर्नमेंट थी वो सब मार्केट रेट के ऊपर बोरो करती थी। लेकिन रिफॉर्म्स आने के बाद हमें हमारे गवर्नमेंट को जो फिनेंसिंग है वो कंसेशन रेट पे अवेलेबल होने लगी। कंसेशनरी फिनेंसिंग वाज एलिमिनेटेड विद इंट्रोडक्शन ऑफ मार्केट ऑक्शन सिस्टम। मार्केट ऑक्शन सिस्टम के थ्रू
हमारा जो गवर्नमेंट को बहुत कंसेशन रेट पे फिनेंस अवेलेबल होने लगा। ऑटोमेटिक मोनेटाइजेशन विथ वेज एंड मीन्स एडवांसेस, उनको ऑटोमेटिक वेज एंड मीन एडवांसेस के थ्रू भी फंड्स अवेलेबल होने लगा। तो मेनली यहाँ पे हमारे दो हैं फ्रेंड जिसमें जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मार्केट में उनको फंड अवेलेबल होने लगा। एक तो है हमारा कंसेशनरी फिनेंसिंग और दूसरा है मार्केट ऑक्शन सिस्टम और दूसरा है ऑटोमेटिक मोनेटाइजेशन विथ वेज एंड मीन्स एडवांसेस। फ्रेंड्स WMA का भी शॉर्ट फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, तो WMA का फुल फॉर्म है वेज एंड मीन्स एडवांसेस। विथ रिफॉर्म्स GSEC इज नो लॉन्गर ए कैप्टिव मार्केट। तो रिफॉर्म्स के बाद जो है हमारा जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट है वो एक कैप्टिव मार्केट नहीं रह गया। RBI is implementing monetary policy. The pricing of government securities has also become far more market oriented. तो RBI जो है मॉनेटरी पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने लगा। तो इससे क्या हुआ कि हमारे जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की जो प्राइस थी वो मार्केट ओरिएंटेड होने लगी, मतलब मार्केट बेस्ड होने लगी। अभी नेक्स्ट है हमारा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट फ्रेंड्स कुछ भी नहीं है, यहाँ पे जो हम लोग फॉरेक्स में जो डीलिंग करते हैं वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के थ्रू किया जाता है। तो यहाँ पे भी बहुत सारे जो है वो टूल्स प्रोवाइड किए गए। कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट रिजाइम, एडॉप्शन ऑफ करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। रिफॉर्म्स के बाद जो है बहुत सारे मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट वहाँ पे हम लोग लेने लगे। करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी होने लगी, रिलैक्सेशन ऑन कैपिटल अकाउंट मिलने लगा, परमिशन टू रन ओपन पोजीशन को रन करने का हमें परमिशन मिल गया। होल्ड इन्वेस्टमेंट इन अब्रॉड में हम लोग इन्वेस्टमेंट होल्ड कर सकते थे। रिटेन फॉरेन एक्सचेंज, और यहाँ पे हम लोग फॉरेन एक्सचेंज रख सकते थे। अलॉन्ग विथ इंट्रोडक्शन ऑफ हेजिंग टूल्स, डेरिवेटिव्स। ये भी फ्रेंड्स जब हम लोग BFM का चैप्टर करेंगे वहाँ पे इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे कि ये क्या क्या है। लेड टू एमर्जेंस ऑफ एक्टिव एंड वाइब्रेंट फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, और इससे भी क्या है हमारा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में ये सारे टूल्स के थ्रू हमें काफ़ी डेवलपमेंट मिली और हमारा इकोनॉमी काफ़ी डेवलप हुआ इसकी वजह से। नाउ एक्सचेंज रेट इज़ फ्लेक्सिबल एंड मार्केट डिटरमाइंड। अब क्या है हमारा एक्सचेंज रेट जो है वो भी फ्लेक्सिबल हो गया और वो भी मार्केट डिटरमाइंड हो गया। मतलब अब फॉरेन एक्सचेंज की रेट जो भी है वो मार्केट के अकॉर्डिंग डिटरमाइन किए जा सकते हैं। एंड कैपिटल अकाउंट इज ऑल्सो इफेक्टिवली कन्वर्टिबल फॉर दी नॉन रेसिडेंस, और कैपिटल अकाउंट भी जो है जो नॉन रेसिडेंस के लिए भी वो कन्वर्टिबली अवेलेबल है। अभी नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा कैपिटल मार्केट। फ्रेंड कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट में यही डिफरेंस है कि मनी मार्केट में जो है वो हम लोग शॉर्ट टर्म फंड के लिए वहाँ पे अवेल कर सकते हैं, लेकिन कैपिटल मार्केट जो है वो लॉन्ग टर्म फंड के लिए अवेल की जाती है। तो यहाँ भी दो मार्केट होते हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में क्या चेंजेस हुए हैं, कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशूज मतलब CCI रिजाइम इम्पोजिंग प्राइमरी इशुएंस एट सब मार्केट रेट्स टू फ्री प्राइसिंग। सब मार्केट रेट से फ्री प्राइसिंग होने लगी वहाँ पे प्राइमरी मार्केट में। और बुक बिल्डिंग सिस्टम जो है अलॉन्ग विथ मैंडेटरी डिस्क्लोजर्स, जो बुक बिल्डिंग सिस्टम थी वहाँ पे डिस्क्लोजर्स का ये हो गया, मतलब जो अभी आपके प्राइस के जो ये थे उसको डिस्क्लोज किया जाने लगा, आपके अकाउंट्स को डिस्क्लोज किया जाने लगा एज प्रिस्क्राइब बाय सेबी। तो इससे क्या हुआ कि वहाँ पे मार्केट में जो है वो ट्रांसपेरेंसी आई, और लॉन्ग टर्म फंड है फ्रेंड्स इसलिए यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है। इन द सेकेंडरी मार्केट कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ एक्सचेंज, मतलब जो कॉर्पोरेट है वो अपने बीच में एक्सचेंज कर सकते हैं मनी का। स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग रिप्लेसिंग ओपन आउटक्राई सिस्टम। स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग को किसने रिप्लेस किया, ओपन आउटक्राई सिस्टम ने रिप्लेस किया। इंट्रोडक्शन ऑफ ऑप्शन एंड फ्यूचर्स रिप्लेसिंग अर्स्टवाइल बदला सिस्टम। फ्रेंड्स पहले एक बदला सिस्टम होता था जहाँ पे कि आप अपने ट्रांजैक्शन को फर्दर एक्सटेंड कर सकते थे, तो उसको हटा करके उसको सेबी ने 1994 में बैन कर दिया था। तो उसकी वजह की जगह पे ऑप्शन और फ्यूचर्स आए। ये भी फ्रेंड ऑप्शन एंड फ्यूचर हम लोग BFM पेपर में देखेंगे कि ये क्या है। रोलिंग सेटलमेंट रिप्लेसिंग 14 डे सेटलमेंट साइकिल। 14 डे सेटलमेंट साइकिल मतलब किसी भी पेमेंट को सेटल होने में 14 दिन का समय लगता था, तो उसको कम करके रोलिंग सेटलमेंट कर दिया गया। डीमैटिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ विद डिपॉजिटरी सिस्टम, जो डिपॉजिटरी सिस्टम हमारा है NSDL और CDSL,
तो वहाँ पे अब हम लोग सिक्योरिटीज़ को डीमैट फॉर्म में होल्ड कर सकते हैं, जो हमारा डीमैट अकाउंट होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे कही गई है। तो इससे क्या होता है फ्रेंड कि हमारा टाइम काफ़ी कम होने लगा और हम रियल टाइम बेस्ड ट्रांजेक्शन वहाँ पे कर सकते थे, जिसमें जैसे कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज का रेट फ्लक्चुएट होते रहता है, लेकिन डीमैट में अगर हम लोग सिक्योरिटी डिपॉजिट करते हैं तो वहाँ पे हमें जो ऑनलाइन फ्लक्चुएशन रेट से के रिस्क को हम लोग कम कर सकते हैं, और ये रियल टाइम बेस्ड होता है। अभी नेक्स्ट है फ्रेंड हमारा क्रेडिट मार्केट। क्रेडिट मार्केट कुछ नहीं, हमारा बैंक्स के थ्रू जो हम लोग लोन्स प्रोवाइड करते हैं वही क्रेडिट मार्केट के थ्रू होता है। तो यहाँ पे भी बैंक में भी इसकी वजह से काफ़ी रिफॉर्म्स हुए। वो क्या क्या रिफॉर्म्स हुए फ्रेंड्स, यहाँ पे बैंक को गाइडलाइन दी गई, मार्जिन ऑन कॉस्ट प्लस बेसिस, अपग्रेड क्रेडिट असेसमेंट स्किल्स। बैंकों ने अपने कॉस्ट प्लस बेसिस पे मार्जिन को रखना शुरू किया, उन्हें उनके क्रेडिट असेसमेंट स्किल्स को अपग्रेड किया। एम्फेसाइजिंग बिल्डिंग अप ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, जो हमने फ्रेंड्स बेसल में हम लोग देखेंगे रिस्क मैनेजमेंट कैसे कैसे बैंक करती है, वो यहाँ पे कहा गया है कि रिस्क मैनेजमेंट को उन्होंने सही तरीके से एम्फेसाइज किया। इंट्रोडक्शन ऑफ प्रूडेंशियल रेगुलेशन एंड सुपरवाइजन, जो पिलर 3 जो है बेसल के, वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से मार्केट डिसिप्लिन, सुपरवाइजरी रिव्यू, ये सब कैसे कैसे बैंकों ने किया, जिसकी वजह से वहाँ पे हमारे क्रेडिट असेसमेंट को करने में काफ़ी सहायता मिलेगी। डिस्क्लोज़र रिक्वायरमेंट्स, हमारे जो फिनेंशियल्स हैं उनको डिस्क्लोज करना, हमारी जो फिनेंशियल पोजीशन है, बैंक प्रॉफिट कर रहा है या लॉस कर रहा है, हमारा कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ये सारा कुछ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स में आता है। अबाउट ग्रेटर मार्केट डिसिप्लिन एंड ट्रांसपेरेंसी इन द बैंक मैनेजमेंट। तो इससे क्या हुआ, मार्केट डिसिप्लिन भी आया और बैंक मैनेजमेंट में ट्रांसपेरेंसी भी आई। ट्रांसफॉर्म द बैंकिंग सेक्टर, और इससे क्या हुआ, हमारा बैंकिंग सेक्टर में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन भी हुआ। अब हम लोग जैसे बेसल 3 की वजह से हम लोग किसी भी आने वाले फ्यूचर शॉक के लिए हम लोग प्रिपेयर है, अगर उससे हम लोग रिस्क को मेज़र कर सकते हैं, रिस्क को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे बैंकिंग सेक्टर में क्या रिस्क हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम प्लानिंग भी कर सकते हैं और उसको रिस्क को मिटिगेट कर सकते हैं। तो ये सारा हम लोग रिस्क मैनेजमेंट में देखेंगे फ्रेंड्स। जब हम लोग BFM का पेपर करेंगे तो ये सारे चैप्टर हमें वहाँ पे मिलेंगे। अभी नेक्स्ट है हमारा पेमेंट सिस्टम। पेमेंट सिस्टम क्या है फ्रेंड, पेमेंट सिस्टम कुछ नहीं है, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 एम्पावरिंग द RBI टू रेगुलेट एंड सुपरवाइज पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम जो है वो 2007 पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट में RBI ने उसको एम्पावर किया। तो इसमें हमारा क्या क्या आया था फ्रेंड, जो हमारा रिफॉर्म्स हुआ पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम में, पहला तो है यूज़ और अदर बैंक ATMs। हम लोग पहले सिर्फ अपने जिस बैंक का कार्ड होता था उसी बैंक का ATM यूज़ कर सकते थे, लेकिन रिफॉर्म्स के बाद हम लोग किसी भी बैंक के ATM से आज के डेट में पैसे निकाल सकते हैं। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम में क्या क्या है, हमारा आउटस्टेशन चेक कलेक्शन भी है और स्पीड क्लियरिंग भी है, चेक ट्रांकेशन सिस्टम है, CTS है, जो आज हम लोग स्पीड क्लियरिंग के थ्रू एक दिन में पैसे आ जाते हैं, वो है। फिर हमारा NEFT RTGS है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये भी हमारे पेमेंट सिस्टम को काफ़ी इससे आने के बाद रिफॉर्म्स हुआ, क्योंकि पहले फ्रेंड्स सिर्फ एक चेक ही मीडियम था एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा भेजने के लिए, लेकिन NEFT RTGS आने के बाद ये इसमें काफ़ी क्लियरिंग काफ़ी टाइम भी बचा, क्योंकि ये रियल टाइम हो जाता है, और इससे हमारे पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम में भी काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन आया। और अभी तो IMPS भी आ गया है, आप स्मॉल अमाउंट इंस्टेंट ट्रांसफ़र कर सकते हो, UPI है, बहुत सारी चीज़ें हैं। दिस डाटा सजेस्ट दैट द पेमेंट सिस्टम्स इन इंडिया आर रोबस्ट, साउंड एंड हैव बीन ग्रोइंग एट ए स्टेडी पेस। तो इससे क्या पता चलता है कि हमारा जो इंडिया का पेमेंट सिस्टम है वो काफ़ी रोबस्ट हुआ और इसमें काफ़ी ग्रो देखने को मिले। फ्रेंड अभी मेरा वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, तो मैं इस चैप्टर का पार्ट 2 आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो अभी मैं अपना वीडियो यहीं स्टॉप कर रही हूँ। आपको अगर हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। आप बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो आपको उसका जल्दी से नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फ्रेंड अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में इस चैप्टर के पार्ट 2 के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड थैंक यू।